बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम इनहेरिटेंस के पार्ट 3 विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द इनहेरिटेंस चैप्टर, इसको हम देखेंगे। और हमारा आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है टू इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, its use and limitations using super keyword to call methods from the super class. So basically दो चीज़ें, primarily access specifier और कैसे ये inheritance के अंदर अपना रोल प्ले करता है, और इसके अलावा super keyword जो सा है उसका appropriate इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जहाँ से छोड़ा था कि हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शंस आ रही थी, जब हमने लास्ट एग्जीक्यूशन की तो हमारे पास ये एक्सेप्शंस आ रही थी। तो इसको हल करने का तरीक़ाकार हमारे पास दो हैं। एक तो हमारे पास तरीक़ाकार ये है कि हम इनको पब्लिक कर दें तमाम की तमाम को, तो हम इस तरह से इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अब ये इनके एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, और जब बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय इनको एक्सेस करेगी अंडर द इनहेरिटेंस, तो कमीशन एम्प्लॉय के तमाम एट्रीब्यूट्स बीइंग पब्लिक डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगे। ख़ास तौर पे जैसे ये अर्निंग है यहाँ पे विदाउट एनी इशू, जो कि पहले इशू था हमें प्राइवेट, जब ये कमीशन एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स जब प्राइवेट थे। ओके जी, हमने इसको एग्जीक्यूट किया और इसकी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुई है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि ये इसकी थ्रू एट्रीब्यूट्स आउटपुट है, और इसके बाद यहाँ पे ये इसकी थ्रू टू स्ट्रिंग मेथड आउटपुट है। या इसके अलावा एक और तरीक़ाकार ये हो सकता है कि हम इसको प्रोटेक्टेड कर दें, तब भी हमारा मसला हल हो जाएगा। सी वी हैव नो इशू, बट हम इसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लेके आते हैं जहाँ पे ये एक्सेप्शंस हमें दे रहा था। और ये जो अभी हमने देखा कम्युनिकेशन एम्प्लॉय की क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि पहले लास्ट लेक्चर तक प्राइवेट थे, उनको पब्लिक और प्रोटेक्टेड करने से सिंस इनहेरिटेड क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर, जो भी टर्म आप इस्तेमाल करना चाहें, उसके अंदर पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया जा सकता है व्हेन दे आर पब्लिक और प्रोटेक्टेड, तो ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हमें इसमें इशू क्या आ रहा है, हमें इसमें स्टिल एक फ़्लॉ क्या महसूस होता है। फ़्लॉ ये है कि अगर हम ये चाहें कि जो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उनको चाइल्ड क्लास डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, जिसकी वजह से अपेरेंटली हमने इनको प्राइवेट डिक्लेयर किया था, तो इनको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, बट येस अगर अंडर सम फंक्शनैलिटी इनको इस्तेमाल किया जा रहा हो, जैसे कि अर्निंग के अंदर या इस कमीशन एम्प्लॉय के ही किसी मेथड के अंदर, जैसे कि गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम वगैरह के अंदर, तो उन फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू तो इन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की एक्सेस हो जाए, मगर डायरेक्टली इनको एक्सेस ना किया जा सके। तो उस हवाले से हम लेक्चर में देखते हैं कि ये जो हमने सारा का सारा भी डिमॉन्स्ट्रेशन देखी है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, और क्या इसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं कि हम अगर डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स की एक्सेस ना देना चाह रहे हों तो बेसिकली इस स्लाइड के अंदर इसने यही कहा है कि अगर जो एट्रीब्यूट जिनको मैंने अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया, अगर आप उन सबको प्रोटेक्टेड कर देते हैं या पब्लिक भी जैसे मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया कर देते हैं, तो इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है विदाउट एनी इशू। यू कैन रीड दिस स्लाइड बाय योरसेल्फ एज आई ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड अबाउट इट प्रैक्टिकली ऑन NetBeans। तो आप इसको यू कैन रीड इट आउट एंड इट इज़ नाउ शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर योर पीपल।
और उसके बाद यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर ये कह रहा है कि जी क्लास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय एक्सटेंड्स अ न्यू वर्जन ऑफ अ कमीशन एम्प्लॉय, जो कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स के साथ है. दीज वेरिएबल्स आर नाउ प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय. If another class extends this version of a class base plus commission employee, तो ये commission employee, अगर आप commission employee के attributes को protected या public कर देते हैं तो base plus commission employee भी being a child class of commission employee उसके तमाम attributes access कर सकती है. और अगर even के base plus commission employee को कल को inherit किया जाता है किसी और class के अंदर, तब भी commission employee के तमाम attributes being public और protected उनकी access की जा सकेगी. तो बेसिकली इस हवाले से ही तमाम इस स्लाइड के अंदर एम्फोसाइज किया गया है. और बेनिफिट ये हुआ कि आपने सिंस कमीशन एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर, तो अब आपकी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की क्लास रिलेटिवली छोटी हो गई है इन कंपैरिजन विद जो अर्लियर एग्जांपल के अंदर हमने देखा था, जहाँ पे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर कमीशन एम्प्लॉय की तमाम डिटेल को कॉपी पेस्ट किया हुआ था. ऑलरेडी ये यहाँ पे उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की, while the base plus commission employee class is extending commission employee class. तो यहाँ पे इसने since बाकी के तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ से explicitly inherit करने से यहाँ पे implicitly मौजूद हैं, जो बचा हुआ वेरिएबल है बेस सैलरी वो इसने यहाँ पे बना लिया. सुपर के थ्रू इसने, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया हुआ है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और बेस प्लस कमीशन बाकी के तमाम एट्रीब्यूट्स की वेरिफिकेशन और असाइनमेंट जो है वो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो जाएगी. और बाद में इसने बेस सैलरी की वैल्यू को इंश्योर करने के लिए कोई गार्बेज वैल्यू या कोई एबनॉर्मल वैल्यू नहीं है, इसने ये कंडीशन लगाई हुई है. और इस कंस्ट्रक्टर के बाद सिर्फ और सिर्फ उसको सेट बेस सैलरी और गेट बेस सैलरी का मेथड बनाना पड़ेगा. यस, अर्निंग का मेथड इसको ओवरराइड लाजमी करना पड़ेगा, बिकॉज इसने अपना अर्निंग का फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है, कमीशन एम्प्लॉय की फंक्शनैलिटी को नहीं इस्तेमाल कर सकता. सो इट इज़ हेयर. और उसके बाद टू स्ट्रिंग का मेथड भी ऑब्वियसली आपको अपने मुताबिक ओवरराइड करना पड़ेगा, तो इसने ये यहाँ पे किया हुआ है. और उसके बाद ये कह रहा है कि इनहेरिटिंग प्रोटेक्टेड इंस्टेंस वेरिएबल अनेबल्स डायरेक्ट एक्सेस टू दी वेरिएबल्स बाय सब क्लास. अब ये प्राइवेट के सिनेरियो में हमें ये इशू था कि हम सब क्लास के अंदर एट्रीब्यूट से एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उसने कहा कि प्रोटेक्टेड करने से हमने उनको एक्सेस तो कर लिया, लेकिन अब इशू ये है कि ये सब क्लासेस को डायरेक्टली एक्सेसिबल है. हो सकता है कि आप अपनी फंक्शनैलिटी को, आप अपने एट्रीब्यूट्स को, चंद एट्रीब्यूट्स को और चंद फंक्शनैलिटीज़ को डायरेक्टली यूज़र को एक्सेस ना करवाने देना चाहते हो, बट यस अगर वो एट्रीब्यूट्स या वो फंक्शनैलिटीज़ इनडायरेक्टली आप ही की किसी और क्लास के अंदर इस्तेमाल हो, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं और उस फंक्शन की एज अ होल आप एक्सेस देना चाहते हैं सब क्लासेस को, तो आप उसको पब्लिक डिक्लेयर कर दें या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दें. बट यू वांट दोज एट्रीब्यूट्स, दोज कॉन्फिडेंशियल एट्रीब्यूट्स एंड दोज फंक्शनैलिटीज़ टू स्टे एज अ प्राइवेट. तो इसका हल क्या है? इन मैनी केसेस, in most of the cases, it is better to use private instance variable to encourage proper software engineering. Code will be easier to maintain, modify and debug. तो आपको क्योंकि मल्टीपल लोगों को उसकी एक्सेस नहीं होगी, तो लिमिटेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एरियाज़ के अंदर उन एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज़ की एक्सेस होगी. तो इस तरह से आपके लिए अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, मॉडिफाई करना और डिबग करना रिलेटिवली आसान होगा. यूजिंग प्रोटेक्टेड इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट्स सेवरल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया. अ क्लासेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स are visible to all classes in the same package as the class contains the protected members. This is not always desirable. हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स जो से हैं वो इवन के विद इन द पैकेज भी विजिबल हों. द सब क्लास ऑब्जेक्ट कैन सेट एन inherited variables value directly without using set method. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी किया था कि अगर आप उन वेरिएबल्स को प्राइवेट से हटा कर प्रोटेक्टेड या पब्लिक कर देंगे तो इनहेरिटेंस के दौरान या विद इन द पैकेज जहाँ पे भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो उस क्लास के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को डायरेक्टली एक्सेस करके मॉडिफाई किया जा सकेगा, जो कि हर दफ़ा डिज़ायरेबल नहीं है. और हो सकता है कि ये आपकी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको या आपकी प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी एरोनियस करने में बहुत आसानी क्रिएट कर दे. सब क्लास मेथड्स आर
more likely to be written so that they depends on the superclass data implementation. Subclasses should depend only on the superclass services and not on the superclass data implementation. तो बेसिकली सब क्लासेस हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट या उसके साथ डायरेक्ट जो है उनके साथ कम्युनिकेशन या लिंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्जर्वेशन और एरर प्रिवेंशन के हवाले से कुछ एक टिप्स दे रहा है। यूज द प्रोटेक्टेड एक्सेस modifier when a superclass should provide a method only to its subclasses and other classes in the same package but not to the other clients। यानी कि अगर आप पैकेज विद इन द पैकेज अंडर इनहेरिटेंस और विदाउट इनहेरिटेंस भी अगर उन एट्रीब्यूट्स की या उन फंक्शनलिटीज की एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करें, अदरवाइज आपको उन्हें प्राइवेट ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। और एरर प्रिवेंशन के हवाले से ये बता रहा है कि व्हेन पॉसिबल डू नॉट इंक्लूड प्रोटेक्टेड इंस्टेंस वेरिएबल इन अ सुपर क्लास, इंस्टेड इंक्लूड नॉन प्राइवेट मेथड्स दैट एक्सेस प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल्स। When possible, do not include protected instance variables. When possible, do not include protected instance variables in a superclass. Instead, include a non-private methods that access private instance variables. This will help ensure that objects of the class maintain consistent states. So basically कोशिश ये करें कि आप उन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिक्लेयर करें, उनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर ना करें, लेकिन उन एट्रीब्यूट्स को जिन फंक्शनैलिटीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है या जिस फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू उनकी एक्सेस दी जा रही है आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द सुपर क्लास, उनको आप पब्लिक या प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उन एट्रीब्यूट्स को डायरेक्ट एक्सेस करके उसकी वैल्यूज़ को जो है वो मॉडिफाई ना किया जा सके हर एक जो है क्लास के थ्रू या हर एक कोई प्रोग्राम के थ्रू जो कि उस प्रोग्राम के आपके प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। क्लास कमीशन एम्प्लॉय डिक्लेयर्स इंस्टेंस वेरिएबल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल एंड सो ऑन सो फोर्थ एज प्राइवेट एंड प्रोवाइड्स पब्लिक मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग दीज वैल्यूज, जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में कहा। अब यहाँ पे ये उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो आपके पास कमीशन एम्प्लॉय की क्लास है जिसके अंदर ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्राइवेट हैं और आपके पास ये पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर इज सपोज्ड टू बी पब्लिक, और उसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेट हो रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स कुछ वैल्यूज़ जो सी हैं वो वेरिफिकेशन के बाद सेट हो रही हैं और कुछ जो सी हैं वो डायरेक्टली सेट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने इन तमाम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट पब्लिक, अगर आप नोटिस करें तो पब्लिक गेटर और सेटर्स जो से हैं वो उसने प्रोवाइड किए हैं। इवन के जो अर्निंग मेथड है दैट इज़ ऑल्सो पब्लिक सो एज दी टू स्ट्रिंग मेथड। तो बेसिकली इस तरह से अगर आप बाद में जब इस क्लास को आप इनहेरिट करेंगे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर, तो आप इनके तमाम के तमाम मेथड्स या आप कह लें कि फंक्शनैलिटीज़ जो है एक्सेस कर सकते हैं और उन फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू आप उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, मगर आप उनको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे इसने जो है अगेन बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर उस कमीशन एम्प्लॉय क्लास को जिसके एट्रीब्यूट्स प्राइवेट हैं, भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और फंक्शनैलिटीज़ तमाम पब्लिक हैं, उनको एक्सटेंड करते हुए ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। और ये इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखी है। और ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से चलता है। फॉर इंस्टेंस जब आप बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो वहाँ उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने से एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट होती है, बट वेरी फर्स्ट लाइन उसकी एग्जीक्यूट होने से पहले या तो एक्सप्लिसिट या पे इम्प्लिसिटली आप यहाँ से सुपर कॉल हो जाता है, यानी कि सुपर इसके जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इस कंस्ट्रक्टर को चलते हुए अब इस क्लास ने एक्सप्लिसिटली किसी क्लास को इनहेरिट नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्लास जो सी है वो इनहेरिट हुई हुई है। तो जैसे ही कमीशन एम्प्लॉय का बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर से सबसे पहले इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला और इसका पेरेंट जो है वो कमीशन एम्प्लॉय है, उसके कंस्ट्रक्टर के चलते ही सबसे पहले ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर चलेगा और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी तो कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन करके अपनी कंप्लीशन करेगा
और जैसे ही कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर एंड होगा तो ये यहाँ पे सुपर की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टर्स वर्क। और फिर यहाँ पे इसने कंस्ट्रक्ट, ये जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर सारा फिनोमिनन एक्सप्लेन किया है और उसको ये यहाँ पे स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन कर, यू कैन रीड इट आउट एंड you'll be able to understand it by yourself. If you still will be having any, if you still be having any issue, I'll discuss it in the QA session. और ये जो हमने अभी 2 स्लाइड्स पहले यहाँ पे कोड देखना शुरू किया था बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का, उसको रिज्यूम करते हुए इसके सेट बेसिक बेस सैलरी और गेट बेस सैलरी और उसके बाद अर्निंग मैकेनिज्म और टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पे लिख रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पे सुपर के हवाले से बता रहा है कि अगर आप ये देखें, लास्ट टाइम हमने देखा था कि अर्निंग के अंदर क्या होता था कि आप यहाँ पे बेस सैलरी होती थी, उसके अंदर आप प्लस करते थे कमीशन प्लस वो सेल जो कि एम्प्लॉय ने जनरेट करवाई है कंपनी को, कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय सेल वैल्यू होती थी और वो प्लस हो जाती थी बेस सैलरी के अंदर। अब सिंस जो बेस सैलरी है वो भी यस प्राइवेट है, तो ये उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाह रहा, दो कि वो सेम क्लास के अंदर ही कर रहा है, बट स्टिल वो उसको प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू गेट बेस सैलरी मेथड के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा है और फिर प्लस वो कॉल कर रहा है सुपर डॉट अर्निंग्स। अगर वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स का मेथड कॉल करेगा तो वो इसी क्लास का अर्निंग मेथड कॉल हो जाएगा और ये एक जो है ये रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा कि एक फंक्शन जो है अपने आप को ही कॉल कर रहा है और फिर उस कॉल के अंदर फिर दोबारा से अपने ही फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो इट विल बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सुपर डॉट अर्निंग्स कॉल कर रहा है, यानी कि सुपर का मतलब है कि पेरेंट क्लास और पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद अर्निंग्स का मेथड, और पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद अर्निंग्स का मेथड क्या करेगा कि आपके कमीशन रेट को मल्टीप्लाई करेगा आपकी सेल्स के साथ और आपको रिटर्न कर देगा उसका मजमूआ जो आपका कमीशन बन गई, और उसके साथ ये यहाँ पे ऐड कर रहा है गेट बेस सैलरी, उसके अंदर ऐड करके रिटर्न कर रहा है अर्निंग्स के अंदर। और ये यहाँ पे अगेन आपका टू स्ट्रिंग मेथड है, एक इसने टू स्ट्रिंग कॉल की, एक इसका अपना टू स्ट्रिंग है और विद इन दैट टू स्ट्रिंग इसने बेस सैलरी जो कि इस क्लास में से आ रही है उसको प्रिंट किया और उसके साथ उसने क्या प्रिंट कर दिया, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग के पेरेंट का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर दिया इसने, ताकि यहाँ पे तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज ना लिखना पड़े। तो इस तरह से ये फंक्शनैलिटी जो है एक सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए जो है वो लिखी गई। और दूसरा ये कोड मुख्तसर है, प्राइवेसी पॉलिसी का को मद्देनज़र रख रहा है और बिल्कुल टू द पॉइंट है और हर एक चीज़ को समझना रिलेटिवली आसान है, और इसी पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक कॉमन प्रोग्रामिंग एरर के वाले से बात कर रहा है, व्हेन अ सुपर क्लास मेथड इज ओवर रिडन in a subclass, the subclass version often calls the superclass version to do a portion of the work. Failure to prefix the superclass method name with the keyword super. वो कह रहा है कि कॉमन प्रोग्रामिंग एरर ये है कि बाज़ दफ़ा अर्निंग्स के अंदर जब इसने कॉल किया पेरेंट का अर्निंग मेथड, तो डेवलपर क्या करता है कि वो सुपर लिखना पीछे अर्निंग्स के पीछे भूल जाता है। तो उससे होता क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अर्निंग्स का मेथड अपने ही आपको दोबारा से कॉल कर लेता है रादर के पेरेंट के जो है वो अर्निंग्स मेथड को कॉल करे। तो इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और ये फर्दर जो प्रोग्राम है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसने ओवरराइड कर दिया कमीशन एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग मेथड को, मगर the new version creates part of the string representation by calling the commission employees toString method। के इस toString method ने जो कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर है ओवरराइड कर दिया कमीशन एम्प्लॉय के toString मेथड को, बट इस ओवररिडन मेथड ने अपने अंदर कॉल किया पेरेंट का toString मेथड ताकि वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी को यहाँ पे प्रिंट करवा सके और बहुत ज़्यादा उसको कोड भी खुद से ना करना पड़े। सो दिस इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स। और फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यू असाइन उसको हो जाती है। फॉर इंस्टेंस इंटीजर को 0 असाइन हो जाती है, बुलियन को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सी है फॉल्स असाइन हो जाती है, और किसी भी रेफरेंस को बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू असाइन हो जाती है।
all classes in Java inherits directly or indirectly from the class object। directly से मुराद अगर कोई क्लास, आप किसी क्लास के अंदर एक्सप्लिसिटली किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहे तो इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट जो है वो इनहेरिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली डायरेक्ट इनहेरिटेंस है बट इम्प्लिसिटली। और दूसरी तरफ अगर बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, वो इनहेरिट कर रही है कमीशन एम्प्लॉय क्लास को, बट कमीशन एम्प्लॉय क्लास अगर किसी क्लास को इनहेरिट एक्सप्लिसिटली नहीं करी तो इसका मतलब ये है कि कमीशन एम्प्लॉय जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है। और अगर हम हायरार्किकली देखें तो सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास हुई, नीचे उसके कमीशन एम्प्लॉय क्लास हुई और उसके नीचे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय हुई। दो के बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास ने ऑब्जेक्ट क्लास को डायरेक्टली इनहेरिट नहीं किया बट इनडायरेक्टली थ्रू कमीशन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ भी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास का हिस्सा बन गई हैं। अभी हम कोड के अंदर जाएंगे और इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फर्दर। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज द पार्ट ऑफ द लेक्चर। अभी जो प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से अभी ज़रा डिमॉन्स्ट्रेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो जो लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन थी उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे अभी जब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास जो कि एक्सटेंड कर रही है कमीशन एम्प्लॉय को। सो डायरेक्टली बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही बट इसने इनहेरिट किया कमीशन एम्प्लॉय क्लास को, और कमीशन एम्प्लॉय क्लास ने एक्सप्लिसिटली किसी क्लास को इनहेरिट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये क्लास इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है और वो 11 मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मौजूद हैं वो यहाँ पे इनहेरिट हो गए और वो एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रक्टर भी जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। तो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनडायरेक्टली इनहेरिट हो रहे हैं थ्रू कमीशन एम्प्लॉय क्लास, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है वो जो है उसका पार्ट बन रहे हैं। अब ये जो हमने कोड अभी लास्ट देखा है इसको हम ज़रा यहाँ से देख लें कि जी यहाँ पे इसने कमीशन एम्प्लॉय की जो जितने भी एट्रीब्यूट्स उसको प्राइवेट कर दिया, मगर तमाम फंक्शनैलिटीज़ कंस्ट्रक्टर के बाद तमाम सेटर मेथड्स और तमाम गेटर मेथड्स और इसके अलावा अर्निंग का जो मेथड था और इवन टू स्ट्रिंग मेथड, इस तमाम को इसने पब्लिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि फंक्शनैलिटीज़ जो हैं उनको कहीं भी विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज एक्सेस करना पॉसिबल है, मगर एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है सिंस दे आर प्राइवेट। अब इसने यहाँ बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जहाँ पे इसने कमीशन एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया है, इसने ये सुपर के थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया कमीशन एम्प्लॉय का। और उसके अलावा जब ये इसने अपना सेट बेस सैलरी, गेट बेस सैलरी लिख लिया और वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो कमीशन एम्प्लॉय के अंदर थे और तमाम उनके जो सेटर गेटर मेथड जो हैं वो इम्प्लिसिटली इस क्लास का हिस्सा बन गए हुए हैं सिंस इसने कमीशन एम्प्लॉय को इनहेरिट किया हुआ है। तो जब ये यहाँ पे अर्निंग कॉल करता है तो इसने क्या किया कि अर्निंग्स के अंदर गेट बेस सैलरी प्लस सुपर डॉट अर्निंग्स का जो मेथड है इसको कॉल किया और यहाँ से कमीशन सैलरी उसकी कैलकुलेट होकर आ गई और वो सम हो गई बेस सैलरी के अंदर और उसने रिटर्न कर दी अर्निंग्स को। तो अब जो अर्निंग्स मेथड है वो कमीशन रेट और जो सेल्स इस एम्प्लॉय ने जनरेट की है कंपनी के लिए उन वेरिएबल्स को जो कि प्राइवेट थे एक्सेस करके उनकी जो एक एक्यूमुलेटिव रिजल्ट है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो आपके पास एट्रीब्यूट्स की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है बट आप उनको इनडायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इससे होगा ये कि आप अपना बेनिफिट तो उठा सकेंगे लेकिन आप किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशंस जो है वो उसमें नहीं कर पाएंगे। सेम गोज विद टू स्ट्रिंग मेथड, इसने बेस सैलरी को प्रिंट किया और उसके बाद इसने सुपर डॉट टू स्ट्रिंग कॉल कर लिया, यानी कि कमीशन एम्प्लॉय का जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसको कॉल कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास मेन क्लास है जिसने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके तमाम एट्रीब्यूट्स को प्रिंट किया है। कीप इन माइंड इस दफ़ा उसने जो उनको प्रिंट किया है उसने डायरेक्ट वेरिएबल्स के थ्रू फर्स्ट नेम डायरेक्टली या लास्ट नेम डायरेक्टली करके प्रिंट नहीं किया एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम या एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम से, बिकॉज अब ये पॉसिबल ही नहीं होगा सिंस द एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट, तो ये एक्सेस नहीं हो पाएंगे। बट येस, वो फंक्शनैलिटीज़ जिनके थ्रू हम उनको उन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की एक्सेस दे रहे हैं वो पब्लिक है, तो उनके थ्रू इसने यहाँ पे इनको प्रिंट करवाया और प्रिंट करवाने के बाद इसने बेस
सैलरी जो सी है उसको मॉडिफाई कर दिया है और फिर उसने थ्रू टू स्ट्रिंग जो सा है उसको प्रिंट करवाया। अगर हम इसको चला के देखें तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने है। ये मैनुअल प्रिंटिंग थी जिसके अंदर जो बेस सैलरी है वो 300 थी और उसके बाद 1000 सेट करने के बाद अब जो टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू आउटपुट आई है वो ये है जिसके अंदर बेस सैलरी 1000 है। आई जस्ट होप कि आपको जो ये कोड की डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू आउट द लेक्चर मैंने आपको दिखाई है या फिर जो प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की और वो तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है तो वी कैन क्लियर इट इन द क्यू सेशन। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं काइंडली इसको इन पॉइंट्स को आप अपने सैम्पल कोड के थ्रू रन करके देखें। दैट इज़ दी ओनली way to understand and get yourself hands on to the concepts। तमाम जो बुलेट्स आते हैं जिसके अंदर एक नई से नई थ्योरी या नई से नई जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया गया होता है काइंडली उस कॉन्सेप्ट को जो है वो पैरेलल जो है वो प्रैक्टिस करके देखें ताकि आपको उस हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपके जहन में वो अच्छे तरीके से चीज़ें बैठ सकें। और स्टिल अगर आपकी प्रैक्टिस के दौरान कोई इश्यूज रह जाते हैं तो वो आप मेरे साथ क्यूए सेशन में डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग आफ्टर कंसल्टिंग द बुक। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू अबाउट दोज कंसर्न्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।